हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग और इंडिया स्टेट एजेई पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में आज हम बात करेंगे आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बारे में। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर पूछे गए हैं, उन सभी सवालों का जवाब यहाँ पर हम उसी तरह से कवर करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट को कवर करते आ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि जनरली पर्लिन्स आर प्लेस्ड एट द नोडल पॉइंट्स ऑफ द राफ्टर इन ए रूफ ट्रफ्स एज टू अवॉइड। कि जब हम किसकी बात कर रहे हैं कि जब हम पर्लिन्स को प्लेस करते हैं कहां पे, नोडल पॉइंट ऑफ द राफ्ट्स इन ए रूफ ट्रफ्स इज अवॉइड्स टू। तो किसको अवॉइड करता है सर? आपका वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को अवॉइड करता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा दूं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। ये है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर ये एक रिज लाइन होती है जो कि आपके ट्रस को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है कुछ इस तरह से। इस लाइंस को क्या बोलते हैं सर? हम रिज लाइन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिज, रिज लिख सकते हैं। क्लियर है? अब जो ये मेरा ट्रस है यहाँ पे क्या होता है, आपका ये पर्लिन से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे ये मैं सपोज करो मेरे पास क्या है, पर्लिन है। तो यहाँ पे मैंने पर्लिन लगा दी है, एक पर्लिन्स, दो पर्लिन्स एंड तीन पर्लिन। इसी तरह से यहाँ से भी कनेक्टेड होगी वन पर्लिन्स, ठीक है, ये होगी आपके पास और कुछ ये होगी। तो ये क्या होगी सर? मेरे पास पर्लिन्स होगी। पर्लिन्स के बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ये पर्लिन्स हो गए हैं और ये है जो हमारे पास ये राफ्टर है। ये क्या है सर? आपके पास राफ्टर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया है, प्रिंसिपल राफ्टर हो गया है। और अगर हम बात करते हैं सर ये वाले पोजीशंस की तो इसको क्या बोलेंगे हम सर? ये पर्लिन हो गया है। क्या हो गया सर? ये आपके पास पर्लिन्स हो गए हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही। और अगर हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर स्टेट दिखाई देती है एक लाइन की तरह, उसको क्या बोलते हैं हम सर? जॉइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जॉइस्ट बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि किसके लिए यूज करते हैं? बेंडिंग मोमेंट राफ्टर्स के लिए, टू अवॉइड दी। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा कि टू अवॉइड दी, टू अवॉइड दी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, किसको अवॉइड करती है? बेंडिंग मोमेंट इन राफ्टर। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स याद रखना आपको, पहला पॉइंट्स। अगर हम दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा आपके पास एम पर्लिन्स में, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर्लिन्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? WL/10 हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा सर? WL/10। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये काफी बारी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि हम क्वेश्चंस करेंगे और आगे ये क्वेश्चंस आपसे बार बारी पूछे भी गए हैं डियर। क्लियर है? तो बेटर है कि आप इस तरह के कोई भी जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उन सभी पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं पर्लिन्स को, तो पर्लिन्स को एज ए कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है डियर। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन, किसकी बात कर रहे हैं? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट कोड की स्टडी करते हैं वो आपके पास 1893, किसकी स्टडी करते हैं? 1893। तो IS 1893 2016। क्लियर है? जो आपका लेटेस्ट है। तो अगर आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस से आपको कोड पूछे तो आप ये कोड बता सकते हैं। रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, आपको क्या बताना है? रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर बताना है फॉर स्टील स्पेशल मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम के लिए। किसके लिए? स्टील स्पेशल मूवमेंट रजिस्टिंग फ्रेम के लिए, जिसको हम SMF बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्रेस्ड फ्रेम सिस्टम और दूसरा होता है मूवमेंट फ्रेम सिस्टम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ किसकी? मूवमेंट फ्रेम सिस्टम की बात कर लेते हैं। मूवमेंट फ्रेम सिस्टम। अगर मैं मूवमेंट फ्रेम सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें दो कंडीशन आती है। एक आता है सर आपके पास स्पेशल मूवमेंट रजिस्टिंग, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं सर SMF। एक होता है सर हमारे पास SMF और एक होता है सर आपके पास OMF। क्लियर है? ये दो टर्म्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए। किसकी सर हम बात करते हैं? मूवमेंट फ्रेम सिस्टम में। तो मूवमेंट फ्रेम सिस्टम में आपके पास ये दो, इसकी क्या क्या रहती है रजिस्टिंग फैक्टर वैल्यू? तो रहती है हमारे पास सर 4 और 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर
हमें आर की वैल्यू बतानी है, तो आर यहाँ पे होता है सर 4 और यहाँ पे जो आर होता है आपके पास वो होता है 5। आर का मतलब क्या है सर आपके पास रिडक्शन फैक्टर। तो एस एम एफ का पूछा तो एस एम एफ का कितना हो जाएगा सर आपके पास हो जाएगा सर 5। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आज तो उसने बात की थी मोमेंट फ्रेम सिस्टम की बात की थी, कल को हो सकता है आपको ब्रेस्ड फ्रेम सिस्टम के बारे में डिस्कस करें। कौन सा हो सकता है सर ब्रेस्ड फ्रेम सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिएगा, तो ब्रेस्ड फ्रेम सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपके बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे आपके पास OCBF हो गया, OCBF हो गया आपके पास, उसी तरह से SCBF हो गया, SCBF हो गया आपके पास, और EBF हो गया। क्लियर है। तो ये मुझे आप कमेंट करना है कि इनकी क्या क्या फुल फॉर्म हो सकती है। क्लियर है। वैसे तो आपको पता होगा, जब आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट्स में भी ये चीजें डिस्कस करवाई है। तो इसकी वैल्यू क्या क्या होती है आपके पास, आर की वैल्यू यहाँ पे होती है सर 4.0 रहती है, यहाँ पे सर आपके पास 4.5 रहती है, और आर की वैल्यू सर यहाँ पर 5.0 रह सकती है। देखिएगा अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं भी होती तो उस कंडीशंस में भी हम क्या सकते हैं, आप ऑप्शन का एलिमिनेशन बहुत इजी से कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये रखना है कि चाहे मोमेंट फ्रेम सिस्टम हो, चाहे आपके पास ब्रेस फ्रेम सिस्टम हो, कभी भी आपके पास जो रिडक्शन फैक्टर होता है, रिडक्शन फैक्टर बोले तो रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, वो आपके पास 4 से कम नहीं हो सकता डियर। क्लियर है। तो यहाँ पे हम 4 से कम नहीं हो सकता, तो 1.5 तो हो ही नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2.5 भी नहीं हो सकता। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपके पास बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एन आई सेक्शन पर्लिन ऑफ स्पैन, स्पैन दे दिया आपके पास, स्पैन बोले तो हमारे पास एल दे दिया है कितना सर 4 मीटर दे दिया है। 4 मीटर्स को मैं एमएम में कन्वर्ट करना चाहूं तो 4 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा सर मेरे पास 4000 mm हो जाएगा। क्लियर है। आप एजिटेड भी रख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे मीटर में दिया गया है तो आप मीटर में रहने दीजिएगा। क्लियर है। बिल्कुल उसी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W हमारे पास कितना दे दिया है सर 4 किलो न्यूटन दे दिया है। किलो को क्या बना सकते हैं, किलो न्यूटन है दिया आपके पास तो किलो न्यूटन ही रहने दीजिएगा। तो आपको क्या बताना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ पर्लिन बताना है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ पर्लिन को मैं MP से रिप्रेजेंट करता हूं। तो MP क्या हो जाएगा आपके पास सर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ पर्लिन, ये हो जाएगा सर WL/10 हो जाएगा। जहां पे अगर W की बात करते हैं सर W हमारे पास कितना है 5 है, 4 नहीं है भाई 5 है, तो यहाँ पर आपके पास 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय L4 डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिएगा हम सर 10 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है सर 10। तो यहाँ का 5 फोर्जा कितना हुआ सर हमारे पास 5 फोर्जा हो गया आपके पास 20, 20 बाई 10 कितना हो जाएगा आपके पास 2। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर 2, लोड किसमें है किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए सर, मुझे तो न्यूटन में चाहिए, तो न्यूटन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर्लिन जो आ जाएगा वो 2 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 न्यूटन मीटर्स, यानी कि हम कह सकते हैं सर MP इज इक्वल टू 2000 न्यूटन मीटर्स। क्लियर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा किलो न्यूटन में तो ऑप्शन नहीं है सर, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर किलो न्यूटन में आपका आंसर क्या रहेगा 2 किलो न्यूटन, तो जो ऑप्शन में ही नहीं है 2 किलो न्यूटन और 20 बोल रहा है। नेक्स्ट जो हो सकता है न्यूटन की बात करते हैं तो आपका 2000 होगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, The wind load on a steel truss for an industrial building will depends on, कि जो आपका विंड लोड होता है आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में वो किस पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लोड के इंपॉर्टेंट कोड की, किसकी बात करते हैं लोड के इंपॉर्टेंट कोड देख लेते हैं। तो लोड का जो इंपॉर्टेंट कोड रहता है वो सर आपके पास IS 875 रहता है। क्लियर है। 875 के हमारे पास कितने पार्ट्स है, टोटल 5 पार्ट्स है, जहां पे फर्स्ट पार्ट्स में हम डिस्कस करते हैं सर डेड लोड, उसी तरह से सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम डिस्कस करते हैं सर सेकंड पार्ट में आपके पास लाइव लोड की बात करते हैं। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं सर थर्ड, तो थर्ड में आता है सर आपके पास पार्ट थर्ड की बात करते हैं तो सर आता है विंड लोड।
क्लियर है, बिल्कुल से। उसी तरह से अगर मैं पार्ट फोर्थ को बात करता हूं तो पार्ट फोर्थ में जो आता है आपके पास वो स्नो लोड आता है। क्लियर है। बचता सर आपके पास लास्ट पार्ट में आता है सर स्पेशल लोड एंड इट्स कॉम्बिनेशन। तो उसमें आ जाएगा सर आपके पास कुछ स्पेशल लोड रहते हैं, ठीक है, एंड इट्स कॉम्बिनेशन रहते हैं, एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर है। तो ये भी आपको पार्ट फिफ्थ के अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो सवाल आपका बनता है कि जब हम सर लोड की बात की जा रही है तो लोड का इंपॉर्टेंट कोड क्या है सर, IS 875, जिसके टोटल कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है। पहले पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, डेड लोड का स्पेसिफिकेशन। सेकेंड पार्ट में सर आपको लाइव लोड का स्पेसिफिकेशन। थर्ड पार्ट में सर आपका विंड लोड का स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। पार्ट फोर्थ में सर आपको स्नो लोड का मिलता है। और पार्ट फिफ्थ में आपको स्पेशल लोड एंड उसके कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया जाता है डियर। क्लियर है। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो विंड लोड है आपके स्टील ट्रस के ऊपर जो लगता है तो किस किस पे डिपेंड करता है। तो विंड लोड पहला बोला सर लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स पे भी डिपेंड करता है। यस सर, देखिएगा वो आपके पास स्ट्रक्चर की लोकेशन भी हो सकती है, शेप भी हो सकती है और हाइट भी हो सकती है। क्लियर है। तो ये तीनों हो सकता है। ये भी सही है सर, तो ये भी ट्रू हो गया है। सेकंड भी ट्रू हो गया है, शेप पे भी करता है, शेप एंड हाइट पे भी करता है, ये भी तो तीनों पे करता है। तो देखिएगा चौथे ऑप्शन में क्या आ गया सर, लोकेशंस भी आ गई है सर आपकी, शेप भी आ गई आपकी और हाइट भी आ गई है डियर। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और किस पे डिपेंड करता है सर, आपके विंड एंगल पे भी डिपेंड करता है कि जो आपका विंड जो ब्लो कर रही है वो कितने एंगल पे ब्लो कर रही है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूं सर वो किस पे डिपेंड करती है, और विंड एंगल पे भी डिपेंड करती है। विंड एंगल के अलावा सर किस पे करती है, स्लोप ऑफ द रूफ। देखिएगा, अब देखिएगा जब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स के ट्रस की तो वहां पे आपके पास वेरियस टाइप्स के ट्रस होते हैं। और अगर हम बात करते हैं जैसे आपका पिच्ड रूफ हो गया, ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के आपके पास रूफ होते हैं। जब अलग अलग टाइप्स के रूफ्स होते हैं तो उनका जो हम आइडेंटिफिकेशंस करते हैं उनको एंगल्स को देख के करते हैं। किसी का देखते हैं आप बहुत ज्यादा ढलानदार होता है, किसी का कम ढलानदार होता है, तो ये भी एक अनदर फैक्टर हो सकता है, स्लोप ऑफ द रूफ। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं सर। दूसरा क्या हो सकता है, स्लोप ऑफ द रूफ, इस पे भी डिपेंड कर सकता है। तो ये आपके पास सारे इंपॉर्टेंट है कि विंड किस किस पे डिपेंड करता है सर, लोकेशन पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, विंड एंगल पे डिपेंड करता है और स्लोप ऑफ द रूफ पे डिपेंड करता है। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एज पर IS 800 पर्लिन्स आर डिजाइन। देखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं फर्निल किसके अंदर आता है, पर्लिन एक प्रकार का क्या है हमारे पास, फ्लेक्सुरल मेंबर है। क्या है सर हमारे पास, फ्लेक्सुरल मेंबर है। अब जब फ्लेक्सुरल मेंबर है तो ऑब्वियसली बात इसमें क्या आती है, बेंडिंग आती है। अब जब बेंडिंग आती है तो आपको यहाँ पे क्या निकालते हैं सर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जिसको मैं MP बोलता हूँ, जो क्या निकल के आता है सर हमारे पास, WL/10। तो ये भी मैंने याद रखा। अब सवाल यह है कि सर डिजाइन किसकी तरह किया जाता है। इसको जो डिजाइन किया जाता है ना वो आपके पास एज ए कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह डिजाइन किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारे सवाल बन रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं, कंसेप्ट वो आपके क्लियर हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया सर आपके पास C। तो देखिएगा पर्लिन्स का आपको सबसे पहला याद रखना है कि सर पर्लिन्स क्या हमारे पास एक प्रकार का फ्लेक्सुरल मेंबर है। सेकंड क्या है सर, इसको हम किस तरह डिजाइन करते हैं, एज ए कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह डिजाइन करते हैं, जहां पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है सर, WL/10 होता है। क्लियर है, बिल्कुल। और पर्लिन्स क्या होती है, पैरेलल टू द रिज ऑफ ट्रस होती है। ये भी आप लिखिएगा कि जो पर्लिन्स होती है हमारे पास, पर्लिन्स आर पैरेलल टू द रिज ऑफ ट्रस होती है। क्लियर है। तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉट लाइकली टू यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ पिच्ड रूफ। कि नीचे कुछ आपको मटेरियल दिया गया है और बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसका यूज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ पिच्ड रूफ में नहीं करते डियर।
तो सिंपल है, वुड का करते हैं, स्टील का करते हैं, फैब्रिकेशंस का करते हैं, स्टोन का करते हैं? सर नहीं, स्टोन की जगह अगर स्लेट होता है तो स्लेट का यूज आप करते थे पुराने जमाने में। अगर आप जितने भी हिली एरियाज की तरफ मूव करते हो तो वहां पे जो छतें बनाई जाती थी ढलानदार, वो किसकी बनी होती थी सर? स्टोन की बनी होती थी। क्लियर है? सॉरी, स्टोन की नहीं, स्लेट की बनी होती थी, बट स्टोन की नहीं हो सकती। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो गया सर, सी। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? द परमिसिबल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ पर्लिन्स। आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है पर्लिन्स के केस में। जब हमारे पास स्पैन कितना दे दिया है डियर मेरे पास? ये दे दिया है 3.5 मीटर्स। इसका मतलब क्या है? आपके पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा सर? आपके पास 3500 mm आ जाएगा। क्लियर है? mm में ही आपको निकालना है, तभी मैंने mm में लिखा है। नेक्स्ट बोल रहा है विच इज सब्जेक्टेड टू लाइव लोड सपोर्टिंग जीआई मेटल शीट। किसकी बात की जा रही है? जीआई मेटल शीट एंड सपोर्टेड बाय ब्रिटल क्लेडिंग। किसकी बात की जा रही है? ब्रिटल क्लेडिंग की बात की जा रही है। तो अगर मैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करता हूं, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं सर? डेल्टा मैक्स बोलते हैं। ठीक है, अब डेल्टा मैक्स मुझे किसका देखना है सर? मुझे देखना है पहले इलास्टिक क्लेडिंग का, सॉरी इलास्टिक क्लेडिंग ईसी का, और फिर देखना है मुझे सर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किसका देखना है? आपका ब्रिटल क्लेडिंग का। ठीक है, ब्रिटल क्लेडिंग के लिए मैं क्या लिख रहा हूं सर? आपका बीसी लिख रहा हूं सर, बीसी। तो यहाँ पे इलास्टिक क्लेडिंग के केस में पता होना चाहिए, इलास्टिक क्लेडिंग के केस में कितना होता है सर? स्पैन बाई 150। कितना होता है सर? स्पैन बाई 150 होता है। और जब हम बात करते हैं सर आपके किसी ब्रिटल क्लेडिंग के केस में, तो उस केस में कितना होता है सर? आपके पास स्पैन बाई 180 होता है। क्लियर है? तो देखिएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर पर्लिन्स, यहाँ पे देख रहे हैं हम, अब लिख देता हूं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर पर्लिन्स। क्लियर? इसको आप क्या कर लीजिएगा? अंडरलाइन। तो इलास्टिक क्लेडिंग के केस में आपको क्लियर हुआ, और ब्रिटल क्लेडिंग के केस में भी हमारे पास क्लियर हुआ। आज केस कौन सा दे दिया है आपके पास? ब्रिटल क्लेडिंग दे दिया है। तो जब हम ब्रिटल क्लेडिंग करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्पैन कितना दिया है? 3500। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3500 डिवाइड बाय कितना करेंगे सर? हम आपका 180 करेंगे। कितना सर? 180। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ आपके पास, तो कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर 19.44 mm आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकल के आ गई है। इसको आप क्या कर लीजिएगा? अंडरलाइन। तो देखिएगा 19.4 mm कहाँ है सर? आपके पास ऑप्शन डी में है। क्लियर है? यस सर। तो दोनों ही केस है, या आपको दोनों ही केस क्या हो जाने चाहिए सर? क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन। प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन मतलब जेड दे दिया हमारे पास कितना सर? तो यहाँ पे आपके पास क्या दे दिया गया है? प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन दे दिया है 5 इंटू 10 रेज़ की पावर -4 मीटर क्यूब दे दिया गया है। शेप फैक्टर को मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ, 1.2 दे दिया गया है। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी बोले तो आपके पास एमपी दे दिया गया है, सिर्फ कितना? 120 किलो न्यूटन मीटर दे दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यील्ड स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। और जब हम सिग्मा वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो मैंने प्रीवियस पार्ट्स में भी आपको, जब हमने बेंडिंग इक्वेशन देखी थी, तो वहां भी इस तरह के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी सर? आपके पास प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस की जेड तो जेड क्या रहता है सर? आपके पास एमपी ओवर सिग्मा वाई रहता है। तो यहाँ से सिग्मा वाई निकालेंगे हम, तो MP ओवर ZP रहेगा। जहां पर MP कितना है सर मेरे पास? 120, तो इसको लिख दूंगा 120 इंटू 10 रेज़ की पावर 3। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया गया सर? ZP, तो 5 इंटू 10 रेज़ की पावर -4। क्लियर है? सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर है? सॉल्व कर दिया होगा। ये अगर देखिएगा आपके पास किस में था सर? किलो न्यूटन मीटर, तो आपने इसको बना दिया सर न्यूटन मीटर। ये किस में था सर? मीटर क्यूब में था। तो यहाँ से सर मीटर क्यूब से मीटर गया आपका, तो आपका ऑप्शन जो आ जाएगा सर यहाँ पर 240, क्या बनेगा सर? 240 इंटू 10 रेज़ की पावर -6 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, कुछ ये बनेगा। अब मुझे किस में करना है सर, मुझे इसको न्यूटन mm स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो न्यूटन mm स्क्वायर में करेंगे तो एक मीटर्स में कितने mm होते हैं आपके पास, 1000 mm होते हैं। तो 1000 इंटू 1000, ठीक है। तो 10 की पावर -6 से डिवाइड बाय 10 की पावर 6 कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए कोई ऑप्शंस में है, बिल्कुल सर। तो आपका ऑप्शन हो गया सर यहाँ पर ए। तो ए इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास गलत है। पहला बोला पर्लिन इज सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियली बेंडिंग, बिल्कुल इसको डिजाइन किया जाएगा सर आपके पास एज ए बाईएक्सियली बेंडिंग किया जाएगा, तो ट्रू। जहां पे अगर हम बात करते हैं इसकी कि जो आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है पर्लिन वो WL/10 होता है। क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास कि पर्लिन्स इज डिजाइन एज ए टेंशन मेंबर, नहीं, पर्लिन्स को टेंशन मेंबर की तरह डिजाइन नहीं किया जाता है डियर। तो ये क्या हो गई सर हमारे पास, फॉल्स हो गई है। पर्लिन्स को जो डिजाइन किया जाता है वो एज ए कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह डिजाइन किया जाता है सर, कॉन्टिन्यूअस बीम की तरह डिजाइन किया जाता है। और ये एक प्रकार का, इसको भी हम किस में काउंट करते हैं, फ्लेक्सुरल मेंबर में काउंट करते हैं। क्लियर है, तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो सेकंड आपके फर्स्ट होगी। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द स्पैन ऑफ पर्लिन इज सेंटर ऑफ ट्रस, पर्लिन इज लोकेटेड द पैनल पॉइंट ऑफ द ट्रस, बिल्कुल सही, आपके पास ये भी ट्रू हो गया है। पर्लिन्स रन परपेंडिकुलर टू द ट्रस, बिल्कुल पर्लिन जो रन करती है वो कहां पे रन करती है, परपेंडिकुलर टू द ट्रस। तो ये भी क्या हो गई सर आपके पास, ट्रू हो गई है। तो अगर हम बात करते हैं फॉल्स स्टेटमेंट की, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है सर हमारे पास, बी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्टील फ्रेम बिल्डिंग हैविंग हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये भी आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू किसकी बात कर रहे हैं, IS 1893 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 2016। तो उस कंडीशन में अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट क्या हुई, 30 मीटर तक हुई, तो उस समय आपके पास फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कितना होना चाहिए सर, 1.089 सेकेंड होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल है आपके पास। देखिएगा हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू IS 1893 2016 के मुताबिक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर इसके मुताबिक हम बात करते हैं और आपके पास स्टील फ्रेम बिल्डिंग हो, क्या हो सर, स्टील फ्रेम बिल्डिंग, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर किसकी, हाइट की, तो हाइट कितनी हो सर आपकी, हाइट 30 मीटर तो हो। तो उस कंडीशन में हमारे पास फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि टी आपके पास कितना लिया जाएगा, 1.089 सेकेंड लिया जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया सर, ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एज पर IS 1893 पार्ट 1 2002 व्हाट इज द करेक्टेड वैल्यू ऑफ n फॉर सिस्मिक जोन 3 एंड द डेप्थ बिलो ग्राउंड इज मोर देन 10 मीटर। देखिएगा आपको क्या बोला गया है, जोन की बात की जा रही है। देखिएगा सबसे पहले तो आपको जोन पता होनी चाहिए कि कौन कौन से जोन होते हैं। तो यहाँ पे जोन की हम बात करेंगे, चाहे आपके पास क्या हो, सेकंड जोन, थर्ड जोन हो, या फोर्थ जोन हो, या फिर हमारे पास फिफ्थ जोन हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ बिलो ग्राउंड, डेप्थ को मैं डी लिखता हूं यहाँ, डेप्थ की बात कर लेते हैं। अगर लेस देन इक्वल टू 5 हुआ और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हुआ, तो उस कंडीशंस में मेरे पास क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू सर यहाँ पे मेरे पास 15 हो गई और यहाँ पे सर 25 हो गई। क्लियर है। कब जोन 2 की बात कर रहे हैं, जॉन 2 की बात की जा रही है, सॉरी जॉन 3 की बात बोले, 4 या 5th, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। डेप्थ ऑफ बिलो ग्राउंड क्या है आपके पास, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो उस कंडीशन n की वैल्यू 15 होगी। अगर 10 है और 10 से बड़ा है तो उस कंडीशन में कितनी होगी सर, 25 होगी। तो आज क्या बोला है, मोर देन 10, तो मोर देन 10 के लिए 25, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं आपके पास सर जॉन 2 की, अब जॉन 2 के लिए देखिएगा वही डेप्थ ऑफ बिलो ग्राउंड क्या है, लेस देन 5 है या ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास 10 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, n की वैल्यू लेस देन
लेस देन इक्वल टू 5 के लिए तो आपके पास कितनी रहेगी सर, सेम रहेगी, कितनी सर 15 रहेगी। बट अगर 10 और 10 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में कितनी हो जाएगी सर 20 हो जाएगी। तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इस ऑप्शन की तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया मेरे पास बी हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ विंड लोड एनालिसिस। विंड लोड एनालिसिस की बात की जा रही है, जिसके लिए कोड है आपके पास IS 875 पार्ट 3 में रहता है। क्लियर है। पहला देखिएगा यहाँ पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है कि फॉर ए गिवन बेसिक विंड स्पीड द वैल्यू ऑफ रिस्क कोफिशिएंट K1 डिक्रीज तो मीन प्रोबेबल डिजाइन लाइफ स्ट्रक्चर ईयर इज इंक्रीज। देखिएगा अगर हम बात करते हैं सर पहली कंडीशंस की, स्टेटमेंट फर्स्ट, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोलता है, स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है जिसको मैं S1 नाम देता हूं कि सर अगर हमारे पास K बढ़ेगा, K बोले तो रिस्क कोफिशिएंट अगर इंक्रीज हुआ, अगर रिस्क कोफिशिएंट आपके पास इंक्रीज हुआ तो उस कंडीशन में हमारे पास लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर भी क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। ये याद रखना, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर्स भी क्या होगा सर आपके पास, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आपने बोला सर इसको प्रूव करके बताइएगा कैसे हुआ ये। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी किसकी बात कर लेते हैं, ऑल दी जितनी भी आपके पास क्या होती है बिल्डिंग्स होती है, तो उसमें अगर हम के की वैल्यू बात करते हैं वो 1 होती है। ऑल दी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ऑल दी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए जो हम के की वैल्यू लेते हैं वो हम 1 लेते हैं। बट जब आपके हॉस्पिटल की बात की जाए, किसकी, हॉस्पिटल की बात की जाए, तो उसमें के की वैल्यू आपके पास क्या रहती है सर, 1 नहीं रहती, 1.05 रहती है। अब देखिएगा कोई भी स्ट्रक्चर है, ऑल द बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, सब हम कितने सालों के लिए डिजाइन करते हैं सर, 50 ईयर्स के लिए डिजाइन करते हैं। ऑल द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का डिजाइन लाइफ कितना रहता है सर, 50 ईयर्स रहता है। बट हॉस्पिटल का जो डिजाइन लाइफ होता है वो आपके पास कितना होता है सर, 100 ईयर्स। तो यहां से देखिएगा कि जैसे जैसे आपका टाइम्स बढ़ रहा है तो वैसे वैसे आपकी के की वैल्यू भी तो बढ़ रही है। तो देखिएगा कि जब आपकी लाइफ लाइफ क्या थी सर हमारे पास 50 साल थी, तो के की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। और जब सर हमारे पास लाइफ 100 ईयर्स होगी तो के की वैल्यू 1.05 हो गई है। तो कहीं ना कहीं के की वैल्यू क्या हो रही है सर, आपके पास के की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो इंक्रीज। बट ये इसमें तो उल्टा दे दिया है कि के की वैल्यू को कम करोगे तब आपके लाइफ स्ट्रक्चर्स बढ़ेगा, नहीं सर। तो ये आपके पास फॉल्स हो गया है। तो जहां पे भी आपको ऑप्शन में 1 दिखाई दे रहा है पहले उनको एलिमिनेट कीजिए। सर ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, बचा कौन सा आपका बी बचता है। तो देखते हैं स्टेटमेंट 2, द वैल्यू ऑफ फैक्टर के टू डिक्रीज कैटेगरी स्ट्रक्चर चेंज फ्रॉम 1 टू कैटेगरी 4। बिल्कुल कि जब आपका स्ट्रक्चर क्या की कैटेगरी क्या होती है, चेंज होती है 1 to 4, तो उस कंडीशन में हमारे पास K2 की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। तो सेकंड स्टेटमेंट को अगर मैं मेंशन लिखना चाहूं शॉर्टकट में कि सर अगर हमारे पास K2 की वैल्यू K2 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या हो रहा है सर, आपका चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है 1 कैटेगरी से सर 4th कैटेगरी में। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हेन अपवर्ड स्लोप इज लेस देन 3 डिग्री द वैल्यू ऑफ टोपोग्राफी फैक्टर K3 में बी टेकन एज 1। बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है आपके पास कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर चूज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बताना है। पहला बोल रहा है कि पर्लिन्स आर यूजुअली प्लेस्ड ओवर द पैनल पॉइंट ऑफ रूफ ट्रस। बिल्कुल सही बोला उसने, ठीक है, वहीं पे प्लेस की जाती है भाई, ट्रू। सेकंड बोला है पर्लिन्स आर ऑफन डिजाइन ओनली द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही ऑप्शंस क्या हो गए हमारे पास सर, ट्रू हो गए हैं। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रस टू कॉस्ट ऑफ पर्लिन। आपको रेशियो पूछा है किसका, कॉस्ट ऑफ ट्रस और कॉस्ट ऑफ पर्लिन। तो सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ ट्रस पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रस, ठीक है। तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट क्या होता है हमारे पास, T इज इक्वल टू 2P प्लस R होता है। क्लियर है। जहां पे T क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रस्ट है हमारे पास,
टी जो हो गया हमारे पास सर टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रस, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रस हो जाएगा, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं पी की, तो पी क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ परलिन्स हो गया हमारे पास, टोटल कॉस्ट ऑफ परलिन्स हो गया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आर, तो टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग मटेरियल, ठीक है। बट आज क्या पूछा है आपसे, आज आपको पूछा है रेशो किस किस का, कॉस्ट ऑफ ट्रस टू कॉस्ट ऑफ परलिन, यानी कि कॉस्ट ऑफ ट्रस टू कॉस्ट ऑफ परलिन क्या हो जाएगा हमारे पास, वो आपके 2 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास, किसके सर, टी के, 2 के। तो आपके पास आंसर हो गया सर यहाँ पर 2, क्लियर है, बिल्कुल सही। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पास इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ ट्रस आपने निकाला है टी इज इक्वल टू 2p प्लस आर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि इन ए स्टील रूफ ट्रस ब्रेसिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट दी टॉप कोड, किसकी बात की जा रही है हमारे पास, ब्रेसिंग की बात की जा रही है। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा था कि हमने क्या किया था सर, एडिशनल मेंबर क्या प्रोवाइड किया था सर, वहां पर हमने स्टीफनर्स, तो आज क्या प्रोवाइड किया जा रहा है सर, आपके पास ब्रेसिंग प्रोवाइड की जा रही है, क्लियर है। क्या की जा रही है सर, आपके पास ब्रेसिंग। ब्रेसिंग क्या करता है सर, स्टेबलाइज दी ट्रस, ब्रेसिंग क्या करता है सर, स्टेबलाइज करती है आपके ट्रस को। तो ये आप लिख सकते हैं, ब्रेसिंग क्या करती है, स्टेबलाइज दी ट्रस, ये ट्रस को क्या करती है, स्टेबलाइज करती है, ठीक है, अगेंस्ट दी लेटरल लोड, अगेंस्ट दी लेटरल लोड, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ब्रेसिंग के एंगल की, कि सर एंगल कितना होता है सर इसका, 30 से 45 डिग्री के बीच में होता है। और अगर मैं ब्रेसिंग की डायरेक्शन की बात करता हूं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है सर, दोनों तरफ, बोथ डायरेक्शन, क्लियर है। तो ये आपको क्लियर या होना चाहिए कि जो ब्रेसिंग होता है वो क्या करता है, आपके स्टेबलाइज करते हैं आपको ट्रस को अगेंस्ट द लेटरल लोड। एंगल्स की बात करते हैं तो 30 से 45 डिग्री का एंगल रहता है, और डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये आपका दोनों डायरेक्शन होता है, क्लियर है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां पे प्रोवाइड किया जाता है सर, आपका टॉप कोड एंड बॉटम कोड ऑफ दी, ठीक है, कहां प्रोवाइड किया जाता है सर, टॉप एंड बॉटम कोड। तो आप लिख सकते हैं टॉप एंड बॉटम कोड, ठीक है। तो देव बिंदा बोल रहा है टॉप कोड लेवल इन द सेंट्रल पैनल, नो सर, टॉप कोड लेवल इन द एंड पैनल्स, तो यस सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि विद द डिक्रीज इन लेटरल स्टिफनेस, देखिएगा अगर लेटरल स्टिफनेस क्या हुआ होगा, आपका डिक्रीज हुआ होगा, क्लियर है, डिक्रीज हुआ होगा, रेगुलरली टिपिकली बिल्डिंग द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट विल बी, देखिएगा अगर डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट क्या होगा सर, आपका इंक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में आपके पास लेटरल स्टिफनर क्या हो गया सर, हमारे पास सर डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। कब, जब हमारा सिस्मिक कोफिशिएंट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू आईएस स्पेसिफिकेशन द रूफ ऑफ स्लोप ग्रेटर देन 10 डिग्री, रूफ ऑफ स्लोप क्या दे दिया आपके पास सर, 10 डिग्री से ज्यादा हो तो एवरी एडिशनल डिग्री इज राइज, तो एवरी एडिशनल डिग्री राइज द इम्पोज लोड इज रिड्यूस्ड बाय, तो आप इम्पोज लोड कितना रिड्यूस कर पाओगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या हुआ सर, रूफ स्लोप लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री हुआ, और दूसरा कंडीशन सर मोर देन 10 डिग्री हुआ, तो उस कंडीशन में इंपैक्ट लोड क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, इंपैक्ट लोड क्या होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशंस में तो आपके पास 1.5 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, और सेकंड कंडीशंस में कहां से कहां वेरी करेगा सर, 0.75 से 0.02 के बीच में कैरी करेगा आपके किलो न्यूटन मीटर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर सर आपका रूफ स्लोप क्या हो, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में इंपैक्ट लोड 1.5 किलो न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर होगा, और अगर रूफ स्लोप 10 डिग्री से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में 0.75 से 0.025, तो 0.025 कहाँ है, ऑप्शन सी के अंदर है, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड एंड रेस्ट ऑन राफ्टर, कि जिस पे लोड कैसा आ रहा हो, ट्रांसफर आ रहा हो, रेस्ट किस पे हो सर, हो राफ्टर पे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम पर्लिन्स बोलते हैं। ये मैंने आपको दिखाया भी था डायग्राम में जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 19, the minimize the wind force on roof, the slope of roof in degree should not exceed, कि अगर क्या करना, आपको मिनिमाइज करना है विंड फोर्सेस को, तो उस कंडीशन में मेरा मिनिमम स्लोप कितना होना चाहिए सर, शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए सर, 30 डिग्री से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सवाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लाविंग इज नॉट ए बिल्डिंग फिनिश, कि इसमें से कौन सा बिल्डिंग फिनिश नहीं है सर, वर्निश आल्सो भी, ये भी क्या हमारे पास सर बिल्डिंग फिनिश है, पॉइंटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ये तीनों तो क्या है सर हमारे पास सर बिल्डिंग फिनिशिंग है, बट वेल्डिंग क्या हमारे पास सर, ये आपके पास बिल्डिंग फिनिशिंग नहीं है। वेल्डिंग क्या है, इट इज ए प्रोसेस है, ये क्या है सर हमारे पास प्रोसेस है, जहां पे क्या करते हैं हम, दो मेंबर्स आपस में ओवरलैप कर रहे हो या दो मेंबर एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ज्वाइंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेल्डिंग का यूज करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो मोस्टली जो वेल्डिंग यूज किया जाता है वो आपके पास आर्क वेल्डिंग यूज की जाती है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेन ऑफ एंड पोस्ट इज कॉल्ड, कि जो ब्रेसिंग आपकी कहां पे प्रोवाइड की जाती है, एंड पोस्ट पे प्रोवाइड की जाती है, उसको क्या बोला जाता है सर, उसको पोर्टल ब्रेसिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोर्टल ब्रेसिंग बोला जाता है। और जो पोर्टल ब्रेसिंग होती है हमारे पास क्या होती है आपके पास, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाई प्लस स्ट्रट, ये किस किस का कॉम्बिनेशन होता है सर हमारे पास, ये आपका टाई प्लस स्ट्रट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जहां पे आप सभी जानते हैं कि टाई क्या हमारे पास सर एक टेंशन मेंबर है, टेंशन मेंबर है, और अगर हम बात करते हैं स्ट्रट की, तो स्ट्रट हमारे पास क्या है सर, कंप्रेशन मेंबर है। क्या है सर, कंप्रेशन मेंबर है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सी ब्रेसिंग है जिसको हम एंड पोस्ट में प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम पोर्टल ब्रेसिंग बोलते हैं। पोर्टल ब्रेसिंग जो होता है कॉम्बिनेशन होता है सर टाई प्लस स्ट्रट का, जहां पे टाई हमारे पास क्या रहती है सर, आपके पास टेंशन मेंबर रहता है, और जब हम बात करते हैं सर आपके स्ट्रट की, तो स्ट्रट आपका कंप्रेशन मेंबर रहता है। अब जो टाई टेंशन मेंबर है तो यहाँ पे एक्सियली फोर्स कैरी करता है, स्ट्रट कंप्रेशन मेंबर है, यहाँ पे एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स कैरी करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों ही फोर्स कैरी करता है आपका कौन सा सर, ब्रेसिंग सिस्टम। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट क्या होता है, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकते हैं, बट अगर हम बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो इसकी लेंथ क्या होती है सर, कम होती है एज कंपेयर टू कॉलम। कॉलम की लेंथ बहुत लॉन्ग होती है, जिसी तरह से वो मेंबर्स क्या होता है, सिलेंडर होता है, बट स्ट्रट आपका एक सिलेंडर मेंबर की तरह नहीं होता है, ये आपका शॉर्ट होता है, और इसमें बकलिंग के चांस नहीं, इसमें क्रशिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द ट्रस इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था वर्टिसेस उसको क्या बोलते हैं सर, हम रिज लाइन बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया सर यहाँ पर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ विंड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, कि जब विंड की जो हम स्ट्रेंथ मेजर करते हैं कौन से इक्विपमेंट से करते हैं, सबसे पहले आता है टिंटोमीटर्स। अगर टिंटोमीटर से बात करता है तो किसको मेजर करता है सर, आपके ये कलर को मेजर करता है। उसके बाद अगर हम बात करता है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर किससे रिलेटेड है सर, हमारा प्रेशर से रिलेटेड है। और अगर हम बात करते हैं सर आपका विंड इंडिकेटर्स, तो विंड इंडिकेटर्स भी नहीं होगा, ये होगा सर वेफर्ड स्केल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विंड लोड एनालिसिस कैन बी डन बाय, लोड के लिए जो हम कोड करते हैं वो IS 875 है। 875 की बात करते हैं अगर हम पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट किसका है सर, हमारे पास डेड लोड का है भाई, तो इसको आप मार्क कीजिएगा। पार्ट फर्स्ट में डेड लोड आता है, पार्ट सेकंड में सर लाइव लोड आता है, पार्ट थर्ड में मेरे पास सर विंड लोड आता है, और पार्ट फोर में आपके पास सर स्नो लोड आता है, पार्ट फिफ्थ में हमारे पास स्पेशल लोड आते हैं। क्या आते हैं, स्पेशल लोड आता है, स्पेशल लोड्स एंड इट्स
कॉम्बिनेशन की बात की जाती है। क्लियर है? तो इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पूछा विंड लोड, तो विंड लोड का एनालिसिस हमें कहाँ देखने को मिलता है सर, IS 875 पार्ट 3 में मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, द पैटर्न ऑफ सिस्मिक वेव्स रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ, कि जो आपका पैटर्न होता है सिस्मिक वेव का, देखिएगा जो पैटर्न होता है वो आपका एस वेव में भी हो सकता है और पी वेव्स में भी हो सकता है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ से। बिल्कुल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है सर सिस्मोग्राम। क्या बोला जाता है आपका, सिस्मोग्राम बोला जाता है, यानी कि ए हमारे पास राइट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी डायरेक्ट कोडल प्रिजन क्वेश्चन है आपके पास। पूछा गया है, एज पर IS 800 2007 मैक्सिमम विड्थ किसकी बात की जा रही है, मैक्सिमम विड्थ की बात की जा रही है। maximum width covered building section should be preferably restricted dash to beyond which is suitable provision for the expansion joints may be made। expansion joints की बात की जा रही है, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो मैक्सिमम विड्थ रहती है कितनी रहती है आपके पास, 150 150, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, बी हो गया है, डायरेक्ट याद। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द नेचर ऑफ फोर्सेस डेवलप्ड इन प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ किंग पोस्ट ट्रस सब्जेक्टेड टू वर्टिकल डाउनवर्ड लोड्स। वहां पे वर्टिकल लोड भी आ रहा होगा, डाउनवर्ड लोड होगा, जो एट ए ऑल दी नोड्स प्रिंसिपल राफ्ट इज। तो प्रिंसिपल राफ्ट पे क्या आएगा, शेयर आएगा, टॉर्सनल आएगा, टेंसाइल आएगा या कंप्रेसिव। ऊपर से लोड लग रहा है, नीचे से भी सपोर्ट होगा, तो वहां पे सर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या बोला है, इन ए रूफ ट्रस विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू सपोर्ट रूफिंग मटेरियल, कि इसमें से हम किसका यूज करते हैं रूफिंग मटेरियल के लिए। तो रूफ मटेरियल के लिए जो हम यूज करते हैं वो आपका पर्लिन्स होता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या बोला है कि नॉर्थ लाइट ट्रसेस आर प्रेफर्ड। देखिएगा किसकी बात की जा रही है, नॉर्थ लाइट ट्रसेस की बात की जा रही है। इसको हम क्यों प्रेफर करते हैं, इसको इसीलिए प्रेफर करते हैं टू रिड्यूस द सोलर गेन। ये क्या करता है सर, टू रिड्यूस द सोलर गेन, ये याद रखना। क्लियर है? तो ये याद रखना। तो पहला बोला है कि दे गिव नेचुरली डिफ्यूज लाइट दैट सेव एनर्जी। बिल्कुल, ये क्या करता है, एनर्जी को सेव करता है। दे गिव नेचुरल डायरेक्ट सनलाइट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रीशियस वर्क। नो सर, फॉल्स हो गया है। दी बोला है दे हैव हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। नहीं सर, ये भी फॉल्स हो गया है। डी बोला है दे गिव गुड एस्थेटिक ऑफ बिल्डिंग। हाँ, ये भी हो सकता है कि बिल्डिंग थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है, बट इसका जो काम का है वो है सर, क्या होता है, एनर्जी को सेव करता है। तो आपका आंसर हो गया सर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि इन केस ऑफ इसेंट्रिक लोडेड स्ट्रट इज प्रेफर्ड। किसकी बात की जा रही है, इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट की बात की जा रही है। तो किसको प्रेफर करेंगे, सॉलिड सेक्शन को, हॉलो सेक्शन को, रेनफोर्स या आपके कंपोजिट। तो अगर आपके पास इसेंट्रिकली लोडेड स्ट्रट है तो उस कंडीशन में हम कंपोजिट सेक्शन को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। क्लियर है? इसेंट्रिकली का मतलब क्या है कि लोड आपका सेंटर और मेंबर के सीजी से पास नहीं कर रहा होगा। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया फिर से कि एज पर IS 800 द मैक्सिमम विड्थ की बात की जा रही है ऑफ द कवर्ड बिल्डिंग बियॉन्ड विच सुटेबल प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स। कितना रहता है सर, 150। तो आपके पास ए आ गया है हमारे पास। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये भी मैं आपको करवा चुका हूं कि रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर फॉर ऑर्डिनरी शेयर वॉल विद OMRF बिल्डिंग। किसके लिए बोला है, OMRF बिल्डिंग। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था किसका, फ्रेस्ड फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए। किसके लिए सर, ब्रेस्ड फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए। तो ब्रेस्ड फ्रेम स्ट्रक्चर्स के लिए हमने बताए थे कौन कौन से था सर, OCBF था आपके पास सर, उसके बाद सर SCBF था, और उसके बाद सर आपके पास EBF था। इसके लिए कितना था रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू सर, इसके लिए थी सर 4.0। और अगर बात करते हैं SCBF के लिए, ये F है भाई, थोड़ा 4.5 था, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 5.0 था। तो इसमें OMRF, ठीक है, OMRF की बात की जा रही है।
OMRF का मतलब क्या है यहाँ पर, जो आपको मोमेंट फ्रेम सिस्टम में बताया था, किसमें सर, अब आता है सर इन केस ऑफ मोमेंट फ्रेम सिस्टम। तो मोमेंट फ्रेम सिस्टम में आपके पास दो केस थे, एक था सर OMF और दूसरा था सर आपके पास SMF। तो OMF में आपके पास वैल्यू थी सर 4 और SMF में थी आपके पास 5। आज क्या पूछा है आपके पास सर, OMF पूछा है, OMF बोलो या OMRF, तो आपके पास हो गया सर इसका आंसर सी हो गया है। क्लियर है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है कि सिस्मिक लोड इज चेक्ड फॉर डेड वेट, विंड, स्नो या अर्थक्वेक। देखिएगा विंड और अर्थक्वेक दोनों की पॉसिबिलिटी एक साथ नहीं बन सकती, तो जो आपका सिस्मिक लोड होगा वो चेक करेगा सिर्फ आपके ओनली अर्थक्वेक को चेक करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है, द रेशियो ऑफ राइज टू फॉल स्पैन ऑफ ट्रस इज कॉल्ड। तो देखिएगा सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा होता है, क्या होता है सर आपके पास L इफेक्टिव बाय R मिनिमम होता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसके बाद आता है सर मेरे पास बकलिंग रेशियो क्या होता है आपके पास, एक्चुअल लोड, ये होता है सर एक्चुअल लोड बाई कोलैप्स लोड कौन सा है कि जिस कंडीशन में आपका स्ट्रक्चर फेल करेगा, एक्चुअल लोड बाई कोलैप्स लोड, इसको बोलते हैं बकलिंग रेशो। उसके बाद आता है सर हमारे पास क्या आता है सर, लेटरल रेशो को हम क्या बोल सकते हैं सर, पॉइजन्स रेशो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, पॉइजन्स रेशो बोल सकते हैं। और पॉइजन्स रेशो क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। किसका होता है सर ये, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है। और पिच क्या होता है हमारे पास, पिच होता है सर राइज टू फॉल, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ राइज टू द फुल स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, आपका पिच बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया स्लेंडरनेस रेशियो बता दिया, L इफेक्टिव बाई R मिनिमम, आपके पास बकलिंग रेशियो बता दिया, एक्चुअल लोड बाय कोलैप्स लोड, पॉइजन्स रेशियो, लेटरल रेशियो को हम पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बचा आपके पास एक ही ऑप्शन, तो आपका आंसर हो गया सर डी हो गया है। क्लियर है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग इज ए बिल्डिंग बिल्ड टू सर्वाइव एन अर्थक्वेक, बिल्कुल कि वो क्या कर सके, अर्थक्वेक को सर्वाइव कर सके, ऐसी बनाई जानी चाहिए, तो ये सर ट्रू हो गया है। नेक्स्ट बोला है कि बिल्ट एज ए प्रूफ एज फॉर असेसिंग द अर्थक्वेक डैमेज बिल्ट ऑन नॉन अर्थक्वेक एरियाज, नहीं, तो आपका जो राइट आंसर होगा हमारे पास ए हो गया है। तो इस तरह से जो हमारे पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का फर्स्ट पार्ट था उसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में। जब तक मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर आता हूं तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए डियर।